Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is the law made by the National Assembly. कि जो आपका फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें कौन कौन से जो लॉ थे उनका मेंशन किया हुआ था, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द लॉज वर टू बी मेड बाय द नेशनल असेंबली. द असेंबली वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड एक्टिव सिटीजन वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्शन हु इन टर्न चूज द असेंबली मेंबर्स. ठीक है, तो जो आपका फ्रांस में जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें क्या था कि उसमें जो भी लॉ बनाए थे किसने बनाए थे, वो नेशनल असेंबली ने बनाए थे. ठीक है, एंड जो असेंबली के जो मेंबर होते थे, ठीक है, वो आपका इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे. एंड जैसे कि मैंने कहा कि आपके जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर होते थे वो इनडायरेक्टली उनका इलेक्शन होता था. एंड जो उनका इलेक्शन करते थे वो कौन होते थे, वो मतलब आपका जो सोसाइटी के ग्रुप हैं उनके द्वारा इलेक्ट पीपल होते थे वो. ठीक है, जैसे एक्टिव सिटीजन है वो आपका कुछ मेंबर चुनेंगे, वो मेंबर आपका जो नेशनल असेंबली के मेंबर है उनको इलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, जो नॉर्मल सिटीजन है वो आपका एक जो इलेक्शन कमेटी टाइप बनाएंगे. ठीक है, उसके जो आपके पीपल है उनको इलेक्ट किया जाएगा. एंड जो वो पीपल है वो आपका जो नेशनल असेंबली के पीपल्स हैं या उसके जो मेंबर हैं उनको इलेक्ट करेंगे. तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें कौन कौन से आपके फैक्ट थे या कौन कौन से मेन पॉइंट थे, तो वो देख लेते. द हाईलाइट्स ऑफ द चेंज सिस्टम वर, तो वो क्या क्या थे, तो वो पॉइंट थे आपके मैन हु वर अबाउट 25 ईयर ऑफ एज एंड हु पेड टैक्सेस इक्वल to at least 3 days of the laborers wage were given the status of active citizens, so they had right to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. तो यहाँ पे कौन लोग वोट करते थे आपके, एक तो उनकी एज होनी चाहिए 25 ईयर से अबव होनी चाहिए. ठीक है, वो लोग यहाँ पे वोट कर सकते थे. एंड वही लोग यहाँ पर वोट करेंगे जो कि आपका जो या कह सकते हैं जो आपका लेबर चार्ज होता है 3 डेज का, उतना पैसा जो है एज ए टैक्स वो पे कर रहे हैं, तो वो उन्हीं लोगों को राइट होता था वोट करने का. ठीक है, तो इनको हम एक्टिव सिटीजन से बोलते थे एंड इन्हीं को जो है वोट करने का राइट था. एंड इसके बाद जो रिमेनिंग पीपल्स हैं जैसे कि मैन एंड वीमेन है जो, उनको हम पैसिव सिटीजन से बोलते थे, इनको वोट करने का राइट नहीं था. And second point is to qualify as an elector and then a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. And second point आपका ये है कि जो असेंबली के मेंबर वही बनेंगे जो कि आपका जो टैक्स पेयर्स हैं वही बनेंगे. ठीक है, जो असेंबली नेशनल असेंबली है उसके जो इलेक्टर जो मेंबर हैं उसके, ठीक है, वो लोग वही बनेंगे जो वहाँ पर टैक्स पे करते थे. एंड थर्ड पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन with a declaration of the rights of the men and citizens such as the right of life, freedom of speech, freedom of opinion and equality before law. So these were established as natural rights and it was the duty of the state and protect these. ठीक है, तो जब आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन ये बिगन हुआ तो उस समय क्या आपका क्या क्या राइट्स थे. ठीक है, यहाँ क्या कह सकते हैं कि आपको एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी यहाँ पे. ठीक है, राइट टू लाइफ हो गया कि आपको जीने का हक है. ठीक है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी. जब ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बिगन हुआ तो इसमें ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी थी कि जैसे आपका कुछ राइट्स थे वो आपके जो वहाँ पर के सिटीजन थे उनको प्रोवाइड करा दिया गया था, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन. ठीक है, एंड फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई थी जो वहाँ के सिटीजन थे. सो दिस वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल राइट्स एंड इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड टू प्रोटेक्ट हियर. ठीक है, तो ये सारे जो राइट्स थे इनको हम नेचुरल राइट्स भी बोलेंगे. एंड यहाँ के जो स्टेट्स थे उनको ये जो राइट दिए गए थे यहाँ के सिटीजन को, इनको प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी यहाँ के जो स्टेट्स थे उनकी थी. एंड स्टूडेंट, जो ये आपके राइट्स थे ये क्या थे, अब जब ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो गया है तो उसके बाद ये क्या थे, ऑन बर्थ आपके राइट होने वाले थे. ठीक है, इसको क्या है कि छीना नहीं जा सकता या इसको एबोलिश नहीं किया जा सकता है. अब तो ये बात होगी कि जो लॉ थे आपके नेशनल असेंबली ने लॉ बनाए थे एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया था उसकी बात हो गई है. अब स्टार्ट होता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक. ठीक है, फ्रांस में आपका मोनार्की जो है उसका एबोलिशन हो गया है एंड जो रिपब्लिक है वो
उसका फॉर्मेशन हो गया है या वो स्टार्ट हो गई है आपका, अब जो है फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री है। तो अब यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रांस जो है एक रिपब्लिक कंट्री एंड वहाँ पर मोनार्की का एबोलिश किस तरीके से हुआ है। सो रूलर्स ऑफ फ्रांस नेबरिंग कंट्रीज वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। तो जो आपके फ्रांस के जो नेबरिंग कंट्रीज थी, ठीक है, उनको जो फ्रांस का डेवलपमेंट होने लग गया था यहाँ या वहाँ पर जो जो चेंजेस आने लग गए थे अब, एंड जो वहाँ पे रिवॉल्ट हो रहे थे या राइट्स हो रहे थे वहाँ पे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से, तो इन सारी चीज़ों से जो फ्रांस की नेबरिंग कंट्री थी उनको चिंता होने लगी कि अब हमारे यहाँ पर भी जो मोनार्की है कहीं ये तो ख़त्म नहीं हो जाती। तो इन सारी चीज़ों से वो डरने लग गए। सो दे मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट टॉकिंग प्लेस सिंस 1789। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक प्लान बनाया कि जो ट्रूप्स हैं या आपके जो भी सोल्जर हैं या जो भी वहाँ की मिलिट्री है उसको हम जहाँ पर भी ऐसे ही इवेंट होते हैं वहाँ पर उनको हम भेज देंगे, जिससे कि वो सारे ये ऐसे इवेंट होने से हम बच सकें या वहाँ पर हम इसको दबा सकें। ठीक है, आपका जो 1789 है उसके बाद जो ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी जो फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया इन अप्रैल 1792। तो जैसे ही इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम जो अपने ट्रूप्स हैं उनको जो भी सिटीज़ हैं या जहाँ पर ये इवेंट हो रहे हैं इस टाइप के, कि जहाँ पर आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं या जहाँ पर आपके रायोट्स होने के चांस हैं वहाँ पर उन्होंने ट्रूप्स जो है उनको भेजने का प्लान बनाया। तो उससे पहले ही क्या है कि जो नेशनल असेंबली है फ्रांस की उसने वॉर डिक्लेयर कर दी किसके अगेंस्ट, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया के। और ये कब डिक्लेयर किया, अप्रैल 1792 में। एंड जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो तब कैसा माहौल था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या कंडीशंस थी। थाउजेंड्स ऑफ द वॉलंटियर्स जॉइंड आर्मी, अमॉन्ग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स संग बाय देम वाज द मार्सिलेज composed by the poet रोजेट डी लाइल। इट लेटर बिकम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ जब आपकी वॉर डिक्लेयर कर दी गई किसके खिलाफ, जो आपका पर्सिया है एंड जो ऑस्ट्रिया है। ठीक है, आपके नेशनल असेंबली ने वॉर तो डिक्लेयर कर दी, उसके बाद क्या है हजारों लोग जो है उन्होंने आर्मी बना ली। ठीक है, वो नेशनल असेंबली के थ्रू वो जुड़ गए किसमें, आर्मी उन्होंने ज्वाइन कर ली। ठीक है, एंड इसके साथ ही उन्होंने एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए वो हर जगह निकलते थे। जो पेट्रियोटिक सॉन्ग था वहाँ का क्या था, मार्सिलेज। ठीक है, जिसको कंपोज किया था आपके एक पोएट थे वहाँ के, रोजेट डी लाइल। ठीक है, ये आप नाम आपको याद रखना है कि वो पोएट कौन थे जिन्होंने मार्सिलेज को कंपोज किया था, रोजेट डी लाइल। ठीक है, इट लेटर बिकम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो बाद में ये जो है आपका नेशनल एंथम बना कहाँ का, फ्रांस का। ठीक है, ये जो आपका सॉन्ग था पेट्रियोटिक सॉन्ग जो है आपका मार्सिलेज, ठीक है, यही आपका नेशनल एंथम है फ्रांस की। सो इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिलेज एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस। तो फर्स्ट टाइम ये कब गाया गया था इस सॉन्ग को, ये जो पेट्रियोटिक सॉन्ग था इसको फर्स्ट टाइम जो था जो वॉलंटियर्स थे वहाँ के जिन्होंने आर्मी ज्वाइन की हुई थी, जब वो पेरिस में मार्च कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने ये मार्सिलेज पेट्रियोटिक सॉन्ग को गाया था। सो वाइल मैन वर बिजी फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन हैड टू अर्न ए लिविंग एंड लुक आफ्टर देयर फैमिली। तो जब आपके ये वॉर डिक्लेयर होगी तो उसके बाद क्या है, जो भी यहाँ के मेल थे या जो यहाँ के मैन थे, ठीक है, उन्होंने तो क्या है आर्मी ज्वाइन कर ली। ठीक है, उसके बाद जो है घर की अगर अर्निंग की बात करें, ठीक है, लिविंग की बात करें एंड जो उनकी जो फैमिलीज़ हैं, ठीक है, उसकी देख रेख की बात करें तो ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं वहाँ की जो विमेन थी उनके ऊपर आ गई थी। अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज कन्विंस्ड टू कैरी द रेवोल्यूशन फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गैव पॉलिटिकल राइट्स ओनली द रिचर सेक्शन। ठीक है, एंड इसके बाद क्या हुआ कि जो आपका फ्रांस का जो लार्ज सेगमेंट था या मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वहाँ की, ठीक है, एक जो वहाँ की पॉपुलेशन का जो बहुत सारा हिस्सा था उसको लगता था कि जो 1791 में यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है उसमें जो है अधिकतर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो किसको, रिचर सेक्शंस को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि अब जो है ये रेवोल्यूशन है, उन्होंने अब ये सोचा कि जो ये रेवोल्यूशन है उसको अब आगे या फर्दर एक्सटेंड करने की ज़रूरत है या इसको एक बड़े पैमाने पर ले जाने की ज़रूरत है। नहीं तो ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन तो कर दिया है, उसके बाद भी जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो किसको, रिचर सेक्शन को ही प्रोवाइड कराए गए हैं। तो उन्होंने
इस मूवमेंट को, या कह सकते हैं जो ये रेवोल्यूशन चल रही थी, इसको आगे बढ़ाने का काम किया. सो पीपल यूज टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देयर ऑन प्लान्स ऑफ एक्शन इन पॉलिटिकल क्लब्स. The most successful club was the Club of Jacobins, which got its name from convent of Saint Jacob in Paris. एंड स्टूडेंट, उस टाइम पे क्या हुआ कि जो पीपल थे वहाँ के, या जो पॉपुलेशन थी वहाँ, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में, जो भी पॉलिटिकल क्लब्स होते थे उसमें जाके वो वहाँ पर इकट्ठा होते थे एंड डिस्कस करते थे कि जो ये पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ बनी है या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं इसके ऊपर वो डिस्कस करते थे. तो इनमें से ही एक क्लब निकल के आता है. एक सक्सेसफुल क्लब कौन था? आपका जैकोबिन क्लब. ठीक है, तो सेंट जैकब के नाम पे ही इस क्लब का नाम जैकोबिन क्लब पड़ा था. तो यहाँ पर जो ये सारे लोग थे इकट्ठा होते थे एंड जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उस पर डिस्कस किया करते थे. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द जैकोबिन क्लब.